बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों के सफ़र के सिलसिले में इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में और आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक ऐसे मिनरल को जिसमें डेली रूटीन्स की लाइफ में उसका इस्तेमाल न सिर्फ अपने मुल्क में है बल्कि कई सालों से हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वहाँ पर भी जाएंगे और देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के इन पहाड़ों में कितने कीमती ख़जाने छुपे हुए हैं जिनको अभी तराशा जा रहा है। इसके अलावा इस सिटी में, क्योंकि ये टूरिस्ट सिटी है, कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं, उनको भी हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये एक टूरिस्ट रोड है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो एबटाबाद से होते हुए नारान कागान की तरफ मूव करते हैं, बालाकोट की तरफ जाते हैं और फिर आपका सी पैक रूट। यहाँ से ना सिर्फ बिज़नेस टूरिज़म प्रमोट हो रहा है बल्कि जो टूरिस्ट हैं वो गिलगित बल्तिस्तान तक इन्हीं रास्तों से जाते हैं। तो आप हमारे साथ रहें, आज हैं हम डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में और एक्सप्लोर करेंगे मुख्तलिफ साइट टूरिज़म की और ख़ास करके एक्सप्लोर करेंगे हम एक ऐसी माइन जिसमें ना सिर्फ हज़ारों लोगों का रोज़गार यहाँ पर वो बचता है बल्कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का यहाँ पर ख़ाम माल भी निकल रहा है। आप हमारे साथ रहें। करें पहाड़ों का सफर। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाल में वाक़ एबटाबाद हज़ारा डिवीज़न का सदर मुकाम है। अंग्रेज़ दौर में यहाँ मेजर जेम्स एबट को पहला डिप्टी कमिश्नर मुकर्रर किया गया जिन्होंने यहाँ एक छावनी की बुनियाद रखी। इससे कबल यहाँ का मरकज़ी इलाका दमतोहोड़ कहलाता था। जेम्स एबट मकामी अफराद में बहुत मशहूर थे। बच्चे उनको चाचा एबट कहकर पुकारते थे और जब उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो उन्हें लोग हसन अब्दाल तक अलविदा करने के लिए आए। यहाँ बाज़ इस जगह को एबटाबाद का नाम दिया गया। जेम्स एबट को इस इलाके से यहाँ के खुशगवार और मतदिल आबो हवा की वजह से बहुत मोहब्बत थी जिसका इज़हार उन्होंने अपनी एक नज़म में किया। जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की तो उस वक्त का जो डिस्ट्रिक्ट हज़ारा था उसके पहले जो डीसी थे ब्रिटिश राज में वो सर जेम्स एबट थे और उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी अब रखा गया है एबटाबाद। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर नेशनल यूथ असम्बली के फर्स्ट प्रेसिडेंट अनान अली अब्बासी साहब जिनका हिस्ट्री के ऊपर भी और कल्चर के ऊपर भी और यूथ की आवाज़ को भी बहुत पसंद करते हैं, अच्छा खासा अबूर है। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एबट का जो ये दौर रहा है एबटाबाद में कैसा था और वो भी शायर थे, यानी उन्होंने भी एक नज़म लिखी है इकबाल की तरह जैसे हमने वो बताया। इसके अलावा देखेंगे कि एबटाबाद में कौन कौन सी अक़वाम भी आबाद हैं, पूछेंगे अनान अली अब्बासी साहब से। जी अनान साहब बताइएगा ज़रा। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो अगर चनारों के देश को आप माजी के तनाजुर में देखें तो एबटाबाद की बुनियाद रखने वाले मेजर जेम्स एबट जो थे वो माजी का जो ज़िला हज़ारा था, आज जो एक हज़ारा डिवीज़न कहलाता है, उसके फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर थे और उन्होंने जो गवर्नेंस की ना बड़ी एक एग्जेम्पलरी मिसालें कायम की। बड़े फ्रेंडली थे लोगों के साथ, उनका जो रख रखाव था, जो 1849 से 54 तक का जो उनका दुरानिया था वो बहुत ही यादगार हैसियत रखता है। उसमें तारीख़ी तौर पे ये चीज़ इसके शवाहिद मिलते हैं कि जब वो यहाँ से गए 1854 में तो यहाँ के जो बुज़ुर्ग थे वो उनको पैदल सी ऑफ करने के लिए हसन अब्दाल तक गए थे। तो ये हाईएस्ट रिकग्निशन थी किसी एडमिनिस्ट्रेटर की कि पब्लिकली उसको इतनी एक्सेप्टेंस मिली और बाद में एबट जो है उसके नाम के ऊपर शहर का नाम भी रख दिया गया। तो जब वो यहाँ से गमज़दा हालत में गए तो वो उदासी के आलम में उन्होंने एबटाबाद की ब्यूटी को इन लफ्ज़ों में आई रिमेंबर द डे व्हेन आई फर्स्ट कैम हेयर, ये उन्होंने पोइम लिखी जो तारीख़ी तौर पे उसको यहाँ पे जो हमने एक हिस्ट्री के तौर पे एक एक तारीख़ी झलक के तौर पे यहाँ पे महफूज है टाउन एबटाबाद की बिल्डिंग के अंदर। तो
अगर आप ये देखिए कि यहाँ की अक़वाम में जो बड़ी कौमें हैं उसमें जदून, अब्बासी, कल्डाल हैं, करेशी हैं, फिर अवान बरादरी है और बाकी आबादियाँ यहाँ पे जितनी भी जो बरादरियाँ हैं वो बेसिकली छोटे छोटे फूल हैं जो एक गुलदान में बनता है और वो गुलदान जो है वो हज़ारा डिवीजन बनता है और इसी तरह से वो हर तरह पे एक यगानगत है, यकजहती है और यहाँ पे निस्बतन जो है वो बरादरीज़म का रुझान कम पाया जाता है। लोग पढ़े लिखे हैं, सिटी ऑफ स्कूल्स कहलाता है, इस वजह से वो उनके विजनरी तस्वुरात हैं ज़िंदगी। अच्छा, ये नज़म को प्लीज़ ज़रा पढ़िएगा और इसको ट्रांसलेट भी साथ साथ करते जाइएगा अपने व्यूअर्स के लिए। ये बेसिकली नज़म जो है उनकी फीलिंग्स का अहाता करती है, जिसमें वो एबटाबाद की खूबसूरत फ़िज़ा का ज़िक्र करते हैं और फ़िज़ा के साथ साथ वो अपने जो इस फ़िज़ा के अंदर जो फितरी हुस्न है उसको हाईलाइट करते हैं। अच्छा, आई रिमेंबर द डे व्हेन आई फर्स्ट केम हियर एंड स्मेल्ड द स्वीट एबटाबाद एयर and the tree and the ground covered with snow give us indeed a brilliant show. To me the place seemed like a dream and far ran a loneliness stream. ये जो अगर आप इसकी पूरी वो करें ना तो ये बड़ी डीप अंग्रेज़ी है जिसको उन्होंने अपने लफ्ज़ों में बयान किया कि यहाँ पे जो भी जो इसकी फ़िज़ा है और जो यहाँ पे स्नो है और जो बर्फीला और जो सरसब्ज़ मनाज़र हैं उसका अहाता किया और अपनी मेमोरीज़ का जो उनकी यादें इस शहर से वाबस्ता हैं उसका भी जिक्र किया और जो चलती हवा है उसका इज़हार भी इस पोएम में मौजूद है और ये तारीख़ी हैसियत की आमिल है जो यहाँ पे डिस्प्लेड है टाउन बिल्डिंग के अंदर। और इनका दौर कब से कब तक था? ये जो तारीख़ी तौर पे 1849 से लेके 1854 तक यहाँ रहे हैं, यहाँ पर ये रहे हैं। जी 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 नाज़रीन, आप हमारे साथ रहें। आज हम एबटाबाद में हैं और आपको लेके जाएंगे हम पहाड़ों में और खोजने की कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के पहाड़ों में कौन कौन से कुदरत ने कीमती ज़खायर छुपा के रखे हुए हैं जिनको तराशना भी बाकी है और जिनको तराशा जा रहा है उसमें से क्या कुछ निकल रहा है। रौनकें पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। ये माजी के विरसे की अमीन एक म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए इस्तेमाल रहने वाली वो गाड़ी है जो फायर ब्रिगेड के तौर पे काम करती थी, लेकिन अगर आप उस दौर को इमेजिनेशन में लेके आएँ तो ये बड़ी एडवांस्ड व्हीकल थी इस लिहाज से कि उस ज़माने में अगर आप देखें तो इस तरह की गाड़ियाँ नहीं थी और ये उस ज़माने की बड़ी एक शाकार और इसको बोलते क्या है, ये बेडफोर्ड टाइप इसका जो फेस नज़र आ रहा है जो है? जी, ये बेसिकली कोई गाड़ियों का एक्सपर्ट है इसके बारे में कोई वो दे सकता है, लेकिन ये है कि माजी के विरसे की एक झलक जो है यहाँ एबटाबाद के टाउन हॉल में मौजूद है और इसको मज़ीद खूबसूरती के साथ मैं भी इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको बेहतर प्रेजेंट करने के लिए जो भी अपनी इनपुट भी होगी ये आपके तवसत से इंशाल्लाह देंगे और इसको जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़्यादा पुरकशिश पाएंगे। जी अनान साहब, बताइएगा कि आपने कहा जी कि हम इसको प्रिजर्व करेंगे, ज़ाहिर है इंतज़ामिया के साथ मिलकर अगर किया जाए तो ये तो हमारा विरसा है एक किस्म का। ये शोरलैंड गाड़ी है, 1933 में ये इनके एडमिनिस्ट्रेशन के इस्तेमाल में आई थी और इसका एक माजी के विरसे से भी ताल्लुक़ है हमारा और ये हमारे माजी की अकास भी है। इसको मज़ीद पुरकशिश बनाने के लिए, इसकी प्रेजेंटेशन के लिए इनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठेंगे और आपके तवसत से इसको ऐसा पुरकशिश बनाएंगे कि इसके ऊपर इसकी साइटेशन भी लिख दी जाएगी और ब्लैक ग्रेनाइट के साथ, और ताकि लोग यहाँ पे आए, फैमिलीज आए तो पिक्चर्स बनाएं, देखें तो मज़ीद कशिश का इसके साथ। आप बताइएगा अपना नाम। मोहम्मद तारिक नाम है, मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एबटाबाद में एबटाबाद। जी जी, इसके लिए पहले भी हमने कोशिशें की हैं, इसको अच्छी तरीके से तैयार करके तो उधर अपनी जगह पे एक स्टैंड बनाया हुआ है ये। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, इस गाड़ी का नाम क्या है पूरा? श्योरलैट इसका और ये कब से कब तक इस्तेमाल होती रही है अंग्रेज राज में? 1933 से लेके 1992 तक इस्तेमाल होती रही है। अच्छा, 1992। और ये एक बड़ी मशहूर गाड़ी है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की, कि इसका नाम वैसे तो श्योरलैट है लेकिन इसका नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में किसी भी बच्चे को, बूढ़े को पूछेंगे तो बुड्ढा शेर इसका नाम है। बुड्ढा शेर? बुड्ढा शेर। अच्छा, मैंने इसका नाम लिखवाया भी हुआ है ये पूरा। अच्छा, दिखाइएगा जरा हमें, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी कि क्योंकि हम जब हम बात करते हैं टूरिज्म की और कल्चर की और हेरिटेज की तो ये तो हेरिटेज में ही आता है। तो माशाल्लाह आपने इसके ऊपर
मॉडल भी लिखा हुआ है ये मॉडल 1993 1933 है, 1933। 1993। ये इसका ओरिजिनल पहले तो बगैर नंबर की चलती थी, फिर AD 507 ये इसका नंबर है, रजिस्ट्रेशन इसकी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। बस और जीवे प्यारे बुड्ढे शेर, यानी ये बुड्ढे शेर पूरे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की ये पहचान है, बुड्ढे शेर के नाम से इसको अच्छा। जाना जाता है। तो इसके अलावा और उस वक्त के दौर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कितनी गाड़ियां थी जिनको अभी तक ये एक गाड़ी किया थी, गया? सिर्फ एक ही गाड़ी ये थी। अंग्रेज के दौर की एक ही गाड़ी बाकी हमारे पास। और दूसरा इसके लिए मैं अरबाब इख्तियार से मेरी अपील है कि अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो इसका पेट्रोल इंजन है ये, अच्छा, अगर इसको ठीक तरीके से अगर किसी पुराने आदमी से इसका काम करवाया जाए तो ये चल के भी आ जा सकती है, चल के भी आ जा सकती है, बिल्कुल। और इसके लिए हमने बाकायदा तौर पे ये आपने इस पार्क में करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ने खर्च किए जी लोगों को एंटरटेन करने के लिए। करने अभी इसके लिए एक स्पेशल एक जगह हमने इसका बनाया हुआ है, वो हेलीपैड बनाया हुआ है इसका। ठीक है। हाँ। तो बस ये जिस आदमी को हमने काम के लिए दी थी उसने ठीक तरीके से काम नहीं किया, फिर भी अभी चलो जी, हमारी भी रिक्वेस्ट है इंतजामिया से कि इसको प्रिजर्व किया जाए, खास करके टूरिस्ट के लिए, क्योंकि साथ ही पार्क है, जैसे इन्होंने कहा है कि ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो इस मिक्स कल्चर को देख सकें, हेरिटेज को देख सकें कि अंग्रेज़ के दौर की जो बिल्डिंग है वो तो महफूज हैं, लेकिन जैसे गाड़ियाँ हो गई, ये एक यादगार है, ये हो गई, इसको भी महफूज करें और टूरिस्ट के लिए इसको ओपन भी करें। आप हमारे साथ रहें। आज हैं हम चिनारों के शहर एबटाबाद में। बुलंदी पर है, रहते दिल के पास है। कहा जाता है कि शायर मशरक डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल भी 1904 में एबटाबाद तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने यहाँ अपने भाई शेख अता मोहम्मद के पास 40 दिन क़याम किया था। अल्लामा इकबाल ने एबटाबाद में क़याम के दौरान अपनी एक मशहूर नज़म सरबन लिखी जो उनकी शायरी मजबूए बांगे दरा में शामिल है। एबटाबाद को चारों इतराफ से सरबन हिल्स ने घेरे रखा है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती दीगर शहरों की निस्बत ज़्यादा है। जी, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में हूँ और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये भी एक तारीखी जगह है। पीछे आपको टाउन हॉल नज़र आ रहा है। जब आप अंग्रेज़ राज की बात करते हैं तो टाउन हॉल का ये गार्डन है और इसकी तारीखी हैसियत ये है कि शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल यहाँ का विज़िट करते रहे हैं और जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जिन बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आके वो स्टे भी करते रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने एक मशहूर नज़म भी लिखी है। जो सामने आपको चोटी नज़र आ रही है ये सरबन हिल है और इसी के ऊपर उन्होंने नज़म भी लिखी है, क्योंकि ब्रिटिश राज था वो और ब्रिटिश राज से ही हम आगाज़ करते हैं। ब्रिटिश राज में सर जॉन एबट पहले DC थे। उस वक्त ये पूरा जो अब का हज़ारा डिवीज़न है उस वक्त ये डिस्ट्रिक्ट हज़ारा हुआ करता था। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आदिल कुरैशी साहब, उनसे हम तफसीलात जानेंगे। जी आदिल साहब, बताइएगा जिस मोनूमेंट पर हम बैठे हुए हैं इसका तारीखी पस मंज़र क्या है? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं वो उनकी जो हैसियत हम बरसग़ीर मुसलमानों के लिए है और बिलखसूस जो पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए है तो उस पर तो किसी दो राय नहीं है। तो वो अल्लामा इकबाल यहाँ आते रहे हैं हज़ारा में। उनके भाई शेख मोहम्मद थे, 1903 में वो उनसे मिलने आए और उनका कोई मुकदमा था उस वजह से भी वहाँ पे आए। दूसरी दफ़ा वो 1904 में आए। 1904 में जब वो आते हैं तो यहाँ पर सुल्तान मीर एक फ़ारसी के मदरस से गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 जिसका नाम है आजकल, पहले इस्लामिया हाई स्कूल था। अच्छा, उसमें वो फ़ारसी पढ़ाया करते थे। यानी इस्लामिया हाई, ये ब्रिटिश राज में भी ये इस्लामिया हाई स्कूल था, यानी वो भी तारीखी बिल्कुल तारीखी इमारत है। और वहाँ पर अल्लामा इकबाल ने कौमी ज़िंदगी के हवाले से अपना बड़ा मशहूर खुतबा दिया। अच्छा। और वो खुतबा यहाँ पे दिया और यहीं से उसका भी बात करते हैं ज़रा। यहाँ पर वो आके बैठे और जो नज़र लिखी, जब जिस अरसे में 1904 में जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनका क़याम तकरीबन कुछ 40 दिन बनता है यहाँ पे। उस दौरान वो इस पार्क में आते थे। ये बहुत बड़ा पार्क है और बड़ा बाग है, तो आके यहाँ बैठा करते थे। यहाँ इस जगह के बारे में उनके जो भतीजे हैं शेख एजाज अहमद, उन्होंने बताया जी कि वो यहाँ बैठ के उन्होंने नज़्म लिखी थी। सरबन पहाड़ के सामने सरबन पहाड़ है तो इस पे अब्र नाम था उसका। कुल तो उसके 16 अशार थे, लेकिन बाद में जब उसे बांगे दरा
निज़ाम में उन्होंने शामिल किया तो 9 अशार तर्क कर दिए, 7 अशार ही उन्होंने वहाँ पे रहने दिए। तो इस बेंच पे बैठ के उन्होंने वो नज़म की थी। बाद में फिर लोकल गवर्नमेंट ने इसको एक मोमेंटम के उसके तौर पे प्रिजर्व भी कर लिया जी, प्रिजर्व भी कर लिया और सामने नज़म भी नज़र आ रही है। ज़रा नज़म की तरफ चलते हैं, हमें प्लीज़ वो सुनाइएगा और उसका खुलासा भी बताइएगा कि बेसिकली उससे क्या कुछ अखज़ हो सकता है और मैसेज क्या है इकबाल की शायरी में जो एबटाबाद के मकाम पर बैठ के अंग्रेज़ राज में उन्होंने की। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, नज़म को ज़रा पढ़िएगा और माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने चलो इतना तो काम किया। असल में यहाँ पे जो डॉक्टर साबिर कुलूबी मरहूम या पहली शख्सियत थे जिन्होंने इकबाल के इन शवाहिद को इकट्ठा करने की कोशिश की, अच्छा। उनमें उन्होंने बताया है कि एक नज़म अब्र थी, इसके अलावा तराना हिंदी जो नज़म है वो एबटाबाद के वहाँ पे लिखी गई। तिफले शीर खार एक नज़म थी वो लिखी गई और यहीं से वो मखज़न के मुदीर शेख अब्दुल कादिर को वो भिजवाते रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ वो कुछ अरसा जो काम किया तो वो नज़में आई हैं। ये जो नज़म है इसमें हिस्ट्री में क्या बता रही है कि टोटल अल्लामा इकबाल का क़याम कितना था? तकरीबन 40 दिन। ये 40 दिन डॉक्टर पूरा एक साबिर कुलूबी साहब का सवा जो तहकीक बता रही है कि 40 दिन हमारा यहाँ पे वहाँ पे क़याम था। तो अब ये कहते हैं कि उठी फिर आज वो पूरब से काली काली घटा, स्यापोश हुआ फिर पहाड़ सरबन का, निहा हुआ जो रुखे महर जेरे दामन अब्र, हवा सर्द भी आई सवारे तो सने अब्र। तो कहते हैं कि वो घटा जो काले बादल जो हैं वो सरबन पहाड़ की चोटी पे आ गए हैं और सूरज जो है वो उनके पीछे छुप गया है। गरज का शोर नहीं है खामोश है ये घटा, अजीब मैं कता बेखरोश है ये घटा, चमन में हुक्म निशाते मदाम लाई है, कबाए गुल में गहरे गोहर टांकने को आई है। और ये जो बारिश है इसमें शोर शराबा नहीं है, बादल आ गए हैं वहाँ पे, गरज चमक नहीं है, बस बादल तैर रहे हैं और बारिश जो है वो बरसने वाली है, कतरे बहने के लिए तैयार हैं। जो फूल महर की गर्मी से सो चले थे उठे, ज़मीन की गोद में जो पड़ के सो रहे थे उठे। फूल गर्मी की वजह से मुरझा जा रहे थे। और ये इकबाल का जो यहाँ पे आमद थी ये जुलाई और अगस्त के महीने में थी और सावन का महीना है वो हमारे यहाँ। तो जो फूल सोए हुए थे उनको ताजगी मिलने वाली है। हवा के ज़ोर से उभरा बढ़ा उड़ा बादल, उठी और घटा लो बरस पड़ा बादल। और ये देखे पता ही नहीं चला बादल आए भी और बारिश शुरू भी हो गई है। अजीब खैमा है कोहसार के निहालों का। ये जो वादी है ये पौधों का दरख्तों का एक खैमा बना हुआ है। यहाँ क़याम हो वादी में फिरने वालों का, यही क़याम हो वादी में फिरने वालों का। और ये आबाद रहे, ये आबाद रहे आबादी। और ज़ाहिर है 9 अशार इसके अलावा भी हैं। अच्छा। वो जिनको उन्होंने बाद में यानी बेसिकली उन्होंने यहाँ पर रह के जो कहा जाता है कि गलियात का जो मौसम है बड़ा अबरालूद है, यानी किसी टाइम धूप निकल आ जाती है, किसी दिन बारिश हो जाती है, उन्होंने उसको बेसिकली मंजर की है। यानी उस वक्त का जो अजारा था और आज का डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, अभी तक तकरीबन एनवायरनमेंट तो हमें ऐसा ही मिलता है। एनवायरनमेंट तो है लेकिन अब आबादी बढ़ गई है। सरबन जो है वो 1/3 जो है वो आ गया मकानों के नीचे आ गया है। खूबसूरत। अच्छा, क्या समझते हैं कि खास करके जो ऐसी शख्सियात ने जहाँ जहाँ विजिट किया, अभी इसको माशाल्लाह इन्होंने महफूज तो किया है, लेकिन क्या कि सरबन जिस चोटी के ऊपर उन्होंने ये नज़म लिखी है उसको हमारी गवर्नमेंट चाहती तो उसको टूरिज्म के वास्ते से थोड़ा प्रमोट करती, किसी भी टूरिस्ट को क्या गेट वे टू ये है आपके नादरन ज़रिए का एबटाबाद। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मकामी लोगों के अलावा किसी टूरिस्ट की इन्फॉर्मेशन तक आज तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर की होगी कि अल्लामा इकबाल ने यहाँ का विजिट किया है और यहाँ पर बैठ के एबटाबाद के इस मुकाम के ऊपर उन्होंने नज़में भी लिखी हैं। ये बिल्कुल आपकी बात यूँ दुरुस्त है। पढ़े लिखे लोग कितनी तादाद है पढ़े लिखे, उन्हें पता है कि इकबाल यहाँ पे आए हैं। आम आदमी को नहीं पता, आम आदमी की इस जगह तक भी रसाई नहीं है, ना उसको पता। जब तक मीडिया आप जिस तरह से आगे हैं इस तरह से आके काम नहीं करेंगे तो अवाम को कैसे पता चलेगा कि अल्लामा इकबाल। और अल्लामा इकबाल के साथ हम लोगों की वाबस्तगी है, हर बंदे की वाबस्तगी है। बिल्कुल। वो जब पता चलता है सुनते हैं तो वो बंदा उस जगह को देख के अच्छा महसूस करता है। ये जो बनी हुई है जगह बैठने की, ये बहुत सारी और जगह भी थी, बाकी ख़त्म हो गई हैं। ये अल्लामा इकबाल की बरकत से निस्बत से ये जगह महफूज रह गई है। और बिल्कुल नाज़रीन, आप भी आना चाहते हों तो बिल्कुल ये सिटी में है, सिटी में है बिल्कुल। जो ज़िली इंतज़ामिया दफातर और टाउन हॉल उसके दरमियान में ये यादगार है। यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर आके आप बैठें। ख़ास करके वो हज़रात जो शेर व शायरी से दिलचस्पी रखते हों, इकबालियात को पढ़ते हों, उनको तो यहाँ एबटाबाद का विज़िट करना चाहिए।
1892 में ज़िला हज़ारा के मकाम एबटाबाद में मुसलमानों ने एक प्राइमरी स्कूल कायम किया, जिसे चलाने के लिए अंजुमन इस्लामिया एबटाबाद ने एक अनोखा तरीका अपनाया, जिसे मुट्ठी भर आटा स्कीम कहा गया, जिसमें हर मुसलमान घर से एक मुट्ठी आटा लिया जाता, जिसे बेचकर स्कूल के अखराजात पूरे किए जाते थे। इस स्कूल के 7 साला जश्न के मौके पर इसे गवर्नमेंट सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल नंबर 2 एबटाबाद का नाम दिया गया। अच्छा जी नाजरीन, ये वो तारीख़ी इमारत और वो तारीख़ी स्कूल है जिसको कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों का अंग्रेज़ राज में पहला स्कूल था हज़ारे में, क्योंकि उस वक्त डिस्ट्रिक्ट हज़ारा था। और जिस हाल के अंदर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर शायर मशरक़ डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने उस वक्त की जो तंजीम अंजुमन तंजीम इस्लामिया थी, उनके शुरका से यहाँ पर ख़िताब किया था। इसकी तफसीलात भी जानेंगे। और आज हमने इन शहर के वस्त में मौजूद ये 2 तारीख़ी इमारत के आपस मंज़र हम आपको बता रहे हैं। एक वो यादगार जहाँ अल्लामा इकबाल ने बैठ के नज़म लिखी, और दूसरा वो जिससे हमारा बेशुमार हम भी गुजरते रहे हैं लेकिन हमें भी नहीं पता चला। हम आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जब भी आप एबटाबाद में आएँ तो इस तारीख़ी स्कूल का भी विज़िट करिएगा, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन हालात में ये स्कूल कायम हुआ। प्रिंसिपल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अल्लामा इकबाल ने अपने ख़िताब में उस वक्त जो ख़िताब किया था, उस वक्त के शुरका से क्या कुछ कहा, आप हमारे साथ रहेंगे। जी, इस वक्त हम एक उसी तारीख़ी स्कूल के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ हैं आदिल साहब, आदिल कुरैशी साहब, डॉक्टर आदिल कुरैशी साहब, अनान अली अब्बासी साहब, और वाइस प्रिंसिपल हैं डॉक्टर खालिद रहमान साहब, वो भी। हम ज़रा हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालते हैं कि ये स्कूल कब कायम हुआ। और सबसे पहले, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब ने यहाँ पर ख़िताब भी किया है, उसकी ज़रा सबसे पहले तफसीलात जानते हैं। जी आदिल साहब, बताइएगा कब ख़िताब किया, किन से ख़िताब किया, और ख़िताब में क्या कुछ उन्होंने फरमाया था उस वक्त? अल्लामा मोहम्मद इकबाल जब 1904 में यहाँ तशरीफ़ लाए, अंजुमन इस्लामिया की एक शाह यहाँ पर मौजूद थी और उसने यहाँ पे उनके एक लेक्चर का इत्तेकाद किया। अल्लामा इकबाल के 6 खुतबात जो हैं वो बहुत मारूफ हैं। जो पहला खुतबा था वो कौमी ज़िंदगी के हवाले से है, जहाँ पर ये उन्होंने पेश किया, और बाद में वही खुतबा जो है वो रिसाला मखज़न जो है उसमें किसवार छपा, और उनको जब भेजा गया था उसमें भी जो शवाहिद डॉक्टर साबिर कलूरी साहब ने तलाश की हैं, तो वो एबटाबाद से ही उन्होंने भेजा था। अच्छा। साथ में लिख के भेजा था कि मैं एबटाबाद में इस पे बात की है और इसे आप वहाँ पे शाया करें। तो ये एक ऐसी मुहिम चल रही थी मुसलमानों के हवाले से। यहाँ पर खुतबे में यही था कि कौम को किस तरह कौम के सोचना कैसे चाहिए, और हम मुसलमान कैसे दूसरी कौमों से अलग हैं, और हमारी कौमियत के क्या मसाइल हमें इस वक्त लाक हैं, और किस तरीके के साथ हमने उस सफ़र को तय करना है। क्योंकि उस सफ़र में मुत्तहिदा कौमियत के दाई थे, अल्लामा इकबाल मुत्तहिदा कौमियत के दाई थे। तो लेकिन उसके साथ साथ एक जो मुस्लिम सकाफत थी या जो मसाइल थे वो भी उनके पेश नज़र थे। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा ये स्कूल कब कायम हुआ और किन हालात में कायम हुआ, इसकी ज़रा हिस्ट्री बताइएगा। मुट्ठी आटा स्कीम इस अंजुमन इस्लामिया ने अपने मुसलमान बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए यहाँ इदारा कायम करने की खातर मुट्ठी आटा जमा करके उससे ये इदारा कायम किया, और इदारे के जो उस वक्त के बानियान जो हमारे मौलमीन थे उनकी मुलाजमों जो तनख्वाहें थी वो अदा की, और उस एक मिशन एक जज्बे और तहरीक के साथ कि मुसलमानों ने आज़ादी की खातिर यानी मुट्ठी आटा स्कीम ये कि उन्होंने उस वक्त के जो मुसलमान थे उनमें से आटा इकट्ठा किया, उसको फरोख्त किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, घर से आटा इकट्ठा करके उसको फरोख्त किया, और उससे जो पैसे आए इसके स्कूल का खर्चा चलवाया और इमारत भी बनवाई। बिल्कुल 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 ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। यानी उस वक्त देखें कि कितनी अवेयरनेस थी और कितने मोटिवेटिव लोग थे, क्योंकि उनकी एक ख्वाहिश थी कि हमने खड़े होना है और मुकाबला कैसे कर सकते हैं उस बात के साम्राज्य के ख़िलाफ़ जब हम तालीम याफ्ता होंगे। और क्या ज़बरदस्त किस्म की मिसाल है जी, एग्जाम्पल मिल रही है हमें। ज़रा इसके बारे में और बताइएगा हमें जी। वो कौन कौन से लोग थे, वो तो हीरो हैं फिर उस वक्त के, बिल्कुल, जिन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद को, जिसको अब कहा जा रहा है तालीम का शहर, क्योंकि एजुकेशन रेशियो में हमेशा ये टॉप पर रहता है, इसमें तो काफ़िशें वहाँ से शुरू हुई हैं जी। दरख्शिंदा सितारों में और तारीख में अहम किरदार अदा करने में यहाँ हज़ारा डिवीजन में जो बहुत से नामों में बहुत से लोग थे, लेकिन जो 2 नाम जलाल बाबा और अब्दुल अजीज़ चिश्ती, ये नाम बहुत मशहूर हैं। यानी इस वक्त मैं अपने ज़हन में रखते हुए आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्होंने ये तहरीक पेश की और लोगों को मोटिवेट किया। ये सरजमीन, ये जगह लोगों ने डोनेट की,
और ये जो कंस्ट्रक्शन बाकी मामलात हुए उस वक्त के अतबार से, वो मुट्ठी आटा स्कीम जो जिसका जिक्र अभी पहले हो चुका, तो इस तरीके से लोगों के अंदर जोश वाला, और यहीं से आज़ादी के लिए तहरीकें उठती, मीटिंग्स होती, और फिर आगे जो हुकूमत के वाले से जो और कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे पढ़े हैं जिन्होंने मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी में जाके अपना नाम पैदा किया, इस स्कूल का कोई बड़ा नाम? जी, इस स्कूल से सैकड़ों, शायद हज़ारों हों, लेकिन मैं कहता हूँ सैकड़ों गए हैं, लेकिन ज़्यादा नाम तो मैं नहीं जाता, लेकिन मैं ये कहूँगा इकबाल खान जदून, जिसने यहीं इधर से ही मैट्रिक की और उस वज़ीर आला बने, और अभी हालिया इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, वो हमारे मुश्ताक अहमद गनी साहब, वो स्पीकर बने, लोग पढ़ के यहाँ से गए हैं, और वो अपने बच्चों, अपनी पोतों को लेके आते हैं और वो वीडियोस बना रहे होते हैं। 1892 में ये प्राइमरी स्कूल बना, 1904 में हाई स्कूल का दर्जा दिया गया, और उसी तंजीम ने जिसके लिए इसने कैंपेन लॉन्च की थी, उन्होंने ये हाई स्कूल की इमारत भी बनवाई। जी, वही अंजुमन थी, उन्होंने ही ये एफर्ट की। 1904 में अल्लामा इकबाल साहब ने यहाँ ज़िंदगी के अनफान जिसका जिक्र कर दिया कि वो कौमी ज़िंदगी पर उन्होंने उस पर खुतबा दिया था। बताइएगा, इसको तो मेरे ख्याल में नेशनल हेरिटेज का दर्जा मिलना चाहिए। यानी देखें उस वक्त की जद्दोजहद, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त ना यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ थी ना लोग, क्योंकि तालीम तो थी नहीं, ज़ाहिर है गरीब लोग ही होंगे, लेकिन एक ऐसी तंजीम उठी जिसने आटा इकट्ठा करके, आटे को फ़रोख्त करके बिल्डिंग बनाई, टीचर लेके आए, और उस वक्त की साम्राज्य के ख़िलाफ़ खड़े हुए, फिर हाई स्कूल बना। तो क्या समझ रही है इमारत की खस्ता हाली देख के, तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भी यहाँ, हज़ारे डिवीज़न के कमिश्नर भी यहाँ, मिनिस्टर भी इलेक्टेड यहाँ के, स्पीकर भी यहाँ के, और उसके बावजूद दिल दुखने वाली बात है। सच्ची बात है नसीर भाई साहब, मैं बहुत शर्मसार हूँ, सर शर्म से झुकता है कि जब मुट्ठी भर आटा तहरीक के लोगों की कुर्बानी की सच्चाई और कल्ब की गहराई से जब उसका इमेजिनेशन में ही सिर्फ उसका तज्जिया करता हूँ और उस वक्त की सराउंडिंग को जहन में लाता हूँ, तो आज हमें शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिलता कि ये बहुत खस्ता हाल हो गई है। अब इसकी दरारें देखिए, और ये यहाँ पे जो हॉस्टल था वो ख़त्म हो गया है, और इसकी हालत बहुत प्रेजेंटेबल होनी चाहिए थी। यानी जो जैसे इन्होंने जिक्र किया, गवर्नर साहब के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स में आपके, चूँकि डिजिटल मीडिया आज जो तरजीहात की करेंसी बदल गई है, आज लोगों के पेश नज़र वो चीज़ें आ गई हैं जो माजी में जिनका ख्याल भी लोग नहीं करते थे। तो मेरा ख्याल है कि ये एबटाबाद की इज़्ज़त का सवाल है कि सब लोग मिलके, हम भी, मैं भी ज़ाती हैसियत में भी, अपने दोस्तों की सतह पे भी हम भी कंट्रीब्यूशन करेंगे। ऐसे ही यहाँ डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल के प्लेटफार्म से यहाँ के मुखैर हज़रात से ये अपील कर रहे हैं कि आप उनका साथ देंगे, क्योंकि आप यूथ को प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, आपकी आवाज़ सुनी भी जाएगी, ताकि हम गवर्नमेंट की तरफ ना देखते रहें। एबटाबाद के जो सनतकार हैं और जो यूथ है वही आगे बढ़े और इस बिल्डिंग को दोबारा से महफूज करे। ये नसीर भाई, मैं ये सोचता हूँ कि खुद निसारी, खुददारी और खुद मुख्तारी की जो बुनियाद जो मुट्ठी भर आटा वाले लोगों ने रखी थी, वही उसका तसलसल आज हमने बरकरार रखना है। और उस ज़मन में जो भी काविशें प्रिंसिपल साहब के हवाले से, जो हमारी नस्ल के, अगर हमें जोली भी फैलानी पड़ी इस शहर के अंदर, तो ये इतना बड़ा काज है कि अगर इसके ताफ़ुत, देखिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जिस अंदाज से इसकी प्रेजेंटेशन, अगर यहाँ कोई गोरा है और वो हमारी हिस्ट्री के हवाले से देखे तो कितनी, मतलब ये हमारी वीक प्रेजेंटेशन है। और ये स्पीकर मुश्ताक गनी साहब, आपको भी सोचना चाहिए कि आप, मतलब ये आपकी इब्तदाई, वो कहते हैं कैसे जाती मेरे बदन से बीते लम्हों की खुशबू, ख्वाबों की इस बस्ती में कुछ फूल मेरे हमसाए थे, और जो फूल हमसाए होते हैं वो खुशबू ज़रूर देते हैं। और मुझे शर्मिंदगी इस लिहाज से नसीर भाई कि अगर माजी मुनव्वर था तो हम न थे हाजिर, जो मुस्तकबिल होगा दरख्शां तो हम न होंगे। क्या बात है जी। इंशाल्लाह डिस्कवर पाकिस्तान के साथ आप रहें। पहाड़ों के सफ़र में हमने ये एक्सप्लोर की वो तरीक जो मुट्ठी भर आटा से शुरू हुई और जिसने रोशनी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद को दी। कौन सी रोशनी? तालीम की ज़ेवर से नवाजा, और आज इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद को तालीमी शहर भी कहा जाता है और चिनार का शहर भी कहा जाता है। आप हमारे साथ रहें, हमें डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, और लेके चलेंगे हम आपको डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के पहाड़ों में। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। एबटाबाद के शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर यहाँ का मशहूर सियाहती मकाम एबट हिल भी वाक़ है। ये इलाका शेरवान में वाक़ है और कहा जाता है कि जेम्स एबट भी यहाँ वीकेंड गुजारने के लिए आया करते थे। इसी मुनासबत से इस जगह का नाम एबट हिल रखा गया है। बुलंदी पर है रहते
इस वक्त मैं शेरवान के उस मकाम पर हूँ जहाँ पर जो सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर थे हज़ारा डिवीज़न के, वो यहाँ पर रिहाइश पजीर रहे हैं और उनका नाम है जेम्स एबेट, मेजर जेम्स एबेट। वो यहाँ पर रिहाइश पजीर रहे हैं। अभी हमें यहाँ उन निशानात तो नहीं मिट चुके हैं इस बिल्डिंग के भी, लेकिन हमें कहा गया है कि ऑफिस उनका नीचे एबटाबाद में था, लेकिन यहाँ उनकी बाकायदा रिहाइश थी। ये सेहत अफजा मुकाम है। उस वक्त ज़ाहिर है ये गांव होगा, अभी तो ये शहर बन चुका है, बल्कि तहसील है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की, जहाँ पर मौजूद हैं मुकामी लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। जी नाम बताइएगा। अब्दुल हक जी, मेरा नाम मलक अब्दुल हक। अच्छा मलिक साहब, हमें बताइएगा जहाँ पर हम मौजूद हैं ये शेरवान का इलाका है? जी जी, बेसिक शेरवान का इलाका जी। अच्छा। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। बीइंग ए चेयरमैन में मोस्ट वेलकम कहता हूँ आपको। वीसी के चेयरमैन है? जी जी जी, वीसी अच्छा। चेयरमैन। और उसके बाद अभी आप जो पूछ रहे हैं कि ये शेरवान सेंट्रल एरिया है। अच्छा। शेरवान, अभी तो ये शेरवान तहसील हेडक्वार्टर भी है। और मेजर नॉर्थ अमेरिका। एबट साहब, जेम्स एबट साहब कब यहाँ पर आए हैं? हिस्टोरिकली हमें पता चलता है जी कि जेम्स एबट साहब मेजर बनने के बाद 1849 से लेकर 1853 तक एबटाबाद के डिप्टी कमिश्नर थे, मसलन हज़ारा के उस हज़ारा डिवीजन के। उस वक्त हज़ारा एक हज़ारा हुआ था, हज़ारा एक जी डिस्ट्रिक्ट जी। था। तो वो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से रहे हैं। तो उसके बाद उस वक्त जब ये यहाँ आते थे वीकेंड गुजारने के लिए, अच्छा, यहाँ पर उनका एक बंगला था, रिहाइश थी। डिप्टी कमिश्नर तो ऑलरेडी एबटाबाद में थे वो, ठीक है, बट यहाँ पर वीकेंड गुजारने के लिए सैर सियाहत के लिए आया करते थे। इसी मुनासबत से इसका नाम एबट हिल भी रखा है उस वक्त अच्छा। पे। इसी मुनासबत से इसका नाम जी, एबट हिल एबट रखा हिल, गया जी, है। और यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट वगैरह दूर दराज से? कमो बेश ही आते हैं जी, नहीं आते क्या हैं। वजह क्या, उनको पता नहीं है इस तारीखी जगह की? तारीखी जगह का पता तो ये तो बहुत बड़ा रूट है टूरिस्ट का, यहाँ से कागान नारान की उस तरफ रुख तो करते हैं। उस लिहाज इसके से- अलावा गलगित बल्तिस्तान की तरफ सियाह जाते हैं इसी सी पैक के रूट से। और यहाँ क्या वजह है कि नहीं आते यहाँ पर टूरिस्ट? असल में उस लेवल की प्रमोशन तो नहीं हुई है ना जी, कि अच्छा, जिस तरह आप ठीक है। समझते हैं। इस हाँ। तरह होता है कि कोई जगह हो या कोई ऐसा सिलसिला हो, बहुत सारे लोग माइग्रेशन करके यहाँ से चले गए। बेसिक यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है मसला कि मतलब अच्छा, जिसकी वजह शेरवान से की आबादी improvement हो कितनी है सके। और कौन कौन से लगभग यहाँ पर? आबादी तकरीबन यहाँ से 35 से 40 हज़ार के करीब है जी। और स्कूल BHU यहाँ पर मौजूद हैं? जी कितने जी, BHU यहाँ पे कितने है जी। स्कूल हैं? स्कूल भी हैं यहाँ पर, लड़कों का स्कूल, हाई स्कूल है, कॉलेज है लड़कों का, हायर सेकेंडरी। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। शेरवान के मुख्तलिफ इलाकों में सोप स्टोन वाफिर मकदार में पाया जाता है। यहाँ तकरीबन 40 माइनिंग लीज ग्रांट की गई हैं, जो लगभग 3000 एकड़ के रकबे पर फैली हुई हैं। यहाँ से हर महीने तकरीबन 10 से 15,000 टन सोप स्टोन निकाला जाता है। इस इलाके का ये कीमती पत्थर चीन, जापान समेत यूरोप तक एक्सपोर्ट किया जाता है। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। इस वक्त हम हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में और आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं सोप स्टोन की ये माइन है और इस माइन की भी एक अपनी हिस्ट्री है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। यानी पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ से सोप स्टोन निकाला जाता रहा है। हमारे साथ यहाँ पर इसी जो माइन है इसके ओनर भी मौजूद हैं। डिप्टी डायरेक्टर कासिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हज़ारा डिवीज़न में माइनिंग डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनसे इस जो तारीख़ी माइन है जिसके अंदर अभी हम लेके आपको जा रहे हैं, इसकी लेंथ कितनी है, कितने एम्प्लॉइज़ इसमें काम कर रहे हैं, इसके अलावा सोप स्टोन जो निकाला जा रहा है इससे आगे क्या कुछ तैयार हो रहा है,
किन किन मुल्कों की ये मांग पूरा कर रहा है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तो बहुत कुछ है इस प्रोग्राम में जो हम आज कर रहे हैं, तो बातचीत भी करते हैं। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मैं मोहम्मद इस्माइल जी, मैनेजर माइन। अच्छा मोहम्मद इस्माइल साहब, हमें बताइएगा सबसे पहले कि जिस माइन के अंदर हम जा रहे हैं इसकी हाइट कितनी है और चौड़ाई कितनी है इसकी? सर इसकी हाइट 6 से 6.5 फुट है और चौड़ाई है जी 5 फुट। 5 फुट है जी सर। अच्छा, तो कितने फुट आगे हम जाएंगे? ये सीधा ये ग्राउंड लेवल पे सर जाएंगे हम 700 फुट। 700 फुट? जी जी। यानी 700 फुट तैयार करने में कितना टाइम लगा होगा? सर इसके तैयार करने में कमो बेश लगा है जी 1.5 से 2 साल। अच्छा, 1.5 से 2 साल। तो हमें तो कहा गया कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ से निकाला जा रहा है, वो इसी माइन या इसी पहाड़ में से निकाला जा रहा है? इसी पहाड़ से निकाला जा रहा है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी पहाड़ से, इसी पहाड़ से ये मुख्तलिफ जगहों से, ये दूसरी माइन है, पुरानी माइन है, एक इधर उधर है। अच्छा, कुछ फासले पे है पुरानी माइन। अच्छा ठीक, वहाँ से निकाला जा रहा था। ये नई बेसिकली लीज एक ही है। लीज एक ही है। ठीक, एरिया एक ही है। एरिया एक ही है जी सर। अच्छा, तो इसमें सर बताइएगा ये कितना डेंजरस है, क्योंकि कोई स्पोर्ट हमें नजर नहीं आ रही सर। ये हार्ड ये राख है, हार्ड राख है, ये खतरनाक नहीं है, डेंजरस नहीं है। और ऑक्सीजन के लिए क्या कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है आपने? ऑक्सीजन के लिए सर ये कुदरती हमने माइन एक माइन को दूसरी माइन से अटैच किया हुआ होता है, सेकंड आउटलेट बनाया हुआ होता है। अच्छा, दूसरी माइन से बनाया हुआ है। ऊपर एक दूसरी माइन है जो 3 नंबर है, उससे इसका सेकंड आउटलेट बनाया गया है। अच्छा, यानी ये माइन आगे जो 3 नंबर माइन है उसके साथ कनेक्ट है। जी सर। और वो बाहर की तरफ कनेक्ट होगी कि वहाँ से बाहर से उसका माउथ उस तरफ है। अच्छा ठीक, तो ये दोनों में हवा का सर्कल बाकायदा कुदरती तौर पर मौजूद है। अच्छा, कुदरती तौर पर हवा का सर्कल मौजूद है। और महसूस भी आप कर रहे होंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कि हवा पीछे से भी आ रही हो, आगे से भी ये महसूस हो रहा है कि हवा चल रही है। जी कासिम जमाल साहब हमारे साथ हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं हज़ारा रेंज डिपार्टमेंट ऑफ मिनरल के माइन के, यानी खैबर पख्तूनख्वा। उनसे भी हम बात करके। जी सर, इस माइन के बारे में बताइएगा और ओवरऑल इस इलाके के बारे में। कितने इलाके के ऊपर आपने पूरे इस पहाड़ में से ही क्या सोपस्टोन ही निकल रहा है? ये हमारे पास इस जगह को कहते हैं खंडा खूह। तो खंडा खूह से लेके चलहतर तक नीचे ये शेरवान का इलाका है। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन राउंड अबाउट 100 डिफरेंट माइंस होंगी जो इस टाइम ऑपरेशनल हैं। तो जैसे कि यहाँ जो इस्माइल हमारे मैनेजर हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ काफ़ी पुराने अरसे से जो है माइनिंग शुरू है। तो तकरीबन ये पाकिस्तान बनने से पहले से जो है वो सोपस्टोन की माइनिंग इस इलाके से हो रही है। तो हमारे पास जो इधर लीजेज़ हैं उसमें जो सबसे पुरानी लीज़ है वो 1955 की है। सोपस्टोन एक्चुअली एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ये इसको ये एक टाल्क शिस्ट है, जैसे आप सुनते हैं कि टाल्कम पाउडर। जी जी। तो ये बेसिकली टाल्क ही है। जो टाल्कम पाउडर का जो नाम है वो भी इसी से ही आया है। और ये एक सबसे जो सॉफ्ट रॉक्स हैं, ये सबसे सॉफ्ट रॉक है। आप इसको वो टच करके देखें तो आप इसको फिंगर नेल से भी जो है वो स्क्रैच कर सकते हैं। अच्छा ठीक हो गया। और इनकी जो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये जो डिपॉजिट है, तो मुख्तलिफ जगह पे मतलब इसको मुख्तलिफ लेंथ्स पे जाके इंटरसेप्ट होता है इस पहाड़ में। तो तकरीबन जितनी इधर टनल्स हैं उनकी लेंथ राउंड अबाउट 800 या 1000 फीट से 1500 फीट तक जो है वो ये रेंज करती हैं। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है। जी, इस वक्त हम तकरीबन 700 फुट चल के आगे आ चुके हैं और एक मेन सोर्स है, इससे नीचे तकरीबन 250 फुट वो मुकाम है जहाँ से सोपस्टोन निकाला जा रहा है। और यहाँ पर ऑपरेटर मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलात जानेंगे कि एक ट्रॉली सी है उसको ऑपरेट किया जा रहा है, इंजन के थ्रू स्टार्ट करके नीचे को जा रही है और फिर ऊपर लेके आ रही है। ये अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मुख्तियार है जी। अच्छा मुख्तियार साहब, बताइएगा इसको क्या बोलते हैं आप? इसको पश्तो में अभी आलच बोलते हैं, उर्दू में भी इसको आलच कहते हैं, जिसके ऊपर आपने नीचे से सोपस्टोन को लेके आते हैं। जी जी। और कितना वेट होता है उसका? वजन तकरीबन ये 12 मन से लेकर 16 मन तक, यानी 12 से 16 मन ये ट्राली लेके आती है। ट्राली लेके आते हैं जी। और लेबर मसलन कितने नीचे होते हैं जो उसको लोड कर रहे होते हैं और अनलोडिंग? लेबर तकरीबन नीचे माइन के अंदर 6 से लेकर 8-10 तक होते हैं।
जी कासिम साहब बताइएगा कि ख़ास करके जब हम किसी भी माइन में जा रहे होते हैं तो माइनिंग में सबसे एम ये होता है कि कहीं तो जदीद मशीनरी के थ्रू भी ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही थी, जैसे फास्फेट में हमने देखा था पूरा प्लांट लगा हुआ था। आप इस माइन का बताइएगा जहाँ से ये निकल रहा है आपका सोपस्टोन, इसमें ऑक्सीजन की कमी को कैसे पूरा किया जाता है? इस तरह है, वेंटिलेशन दो किस्म की होती है ना, कुछ माइंस में नेचुरल वेंटिलेशन होती है और कुछ में आर्टिफिशियल। अभी इस माइन में हम खड़े हैं, यहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन है। उसकी वजह यह है कि इसके सेकंड आउटलेट है, तो हवा एक तरफ से भी आप देख लें, मतलब हम इस माइन में हैं तो हवा का फ्लो इधर से उस तरफ जा रहा है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जो आउटलेट्स हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, तो हवा जो है वो ठंडी जगह से गर्म की तरफ मूव करती है। तो वो इसी तरह एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट में सर्दियों में फिर अपोजिट डायरेक्शन में है और गर्मियों में जो है वो दूसरी डायरेक्शन में चल रही होती है। तो जी नाजरीन, अंदर से मेन सोर्स से सोपस्टोन को निकाल के यहाँ पर लाया जाता है। उसके बाद उसकी होती है सोटिंग, यानी पाउडर, लम्स और चिप्स। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये लम्स है, यानी आप पत्थर की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। इसको अलग-अलग इसकी सोटिंग हो रही है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पाउडर है, ये पाउडर शेप, इसको अलग किया जाता है और इसको बोलते हैं चिप्स, इसको अलग किया जाता है। यानी 3 किस्म का खाम माल है। उसके बाद इसकी लोडिंग होती है प्रॉपर, जैसे कि गाड़ियाँ यहाँ पर लोड हो रही हैं, आपको नज़र भी आ रही हैं। इसकी लोडिंग होती है, इसमें से जो पाउडर अलग हो रहा है, लम्स अलग और चिप्स अलग। उसके बाद इसको लोड किया जाता है और ये गाड़ी जाती है सीधी अतार इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पर ग्राइंडिंग होती है, लेटेस्ट मशीनरी वहाँ पर है। और उसके बाद इसको पैक किया जाता है और खाम माल की शक्ल में ये एक्सपोर्ट भी होता है और पाकिस्तान की बड़ी मार्केटों में भी सप्लाई इसकी की जाती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो फैमिली दर फैमिली इसी बिज़नेस से वाबस्ता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी कासिम साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा इसका इस्तेमाल क्या क्या है सोपस्टोन का? सोपस्टोन की 2 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से इसके ज़्यादातर यूजेस हैं। एक तो ये इनर्ट मटेरियल है, यानी केमिकली रिएक्टिव नहीं है, और दूसरा इसका है ये इंसुलेटर है, और ये बहुत सारी चीज़ों में जो है वो एज ए फिलर यूज़ होता है। इसके जो मोस्ट मतलब कॉमन यूजेस हैं वो ये, इसकी जो हाई क्वालिटी सोपस्टोन है वो आपको कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है और फार्मास्यूटिकल्स में और पेंट्स में और पेपर्स में यूज़ होता है। इसके अलावा ये एज ए फिलर जो है आपका रबर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हमने बात की पेंट्स में ये इस्तेमाल हो रहा है। अभी इसका जो इस्तेमाल है वो फूड जो इंडस्ट्री है उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, आपके खाने की चीज़ों में भी ये यूज़ हो रहा है, जैसे टॉफ़ीज़ बनाने में, और इसके अलावा पेपर में भी यूज़ हो रहा है, कह रहे थे। बिल्कुल, पेपर में तो ऑलरेडी अच्छा, कॉस्मेटिक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज़्यादातर जो ख़ातीन है हमारी, चाहे कहाँ की भी हों, वो बड़ी कॉन्शियस होती हैं और ज़ाहिर है वो मेकअप हर वक्त घर से निकलना भी है। तो ज़रा बताइएगा कि इन कुदरत ने इतना बड़ा ख़जाना दिया है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के इनके पहाड़ों को कि यहाँ का जो खाम माल निकल रहा है सोपस्टोन की शक्ल में वो एक्सपोर्ट भी होता है और बाहर से मुल्क के हमारे अपने मुल्क में आता है, जिसका कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं। किस किस कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है ये इस तरह है, यहाँ से ये सबसे पहले आपके हतार में जाता है, वहाँ से ग्राइंड होने के बाद ये एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट अभी जो है वो चाइना को या जापान को या यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहा है। और कॉस्मेटिक्स में जैसे हमने बात की ना, सबसे पहले ये लिपस्टिक या जो आपके फेस पाउडर्स हैं या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। और सबसे पहले स्टार्ट जो इसका हुआ था, आप कह रहे थे कि स्कूलों में जो इस्तेमाल होता था चौक, जी चौक जिसको स्लेटी भी बोलते हैं, वो भी इसी का बनता था। असल में ये बहुत सॉफ्ट है ना, तो इसकी सॉफ्टनेस की वजह से वो जो आपने बचपन में देखा होगा कि जो स्लेटी होती है स्लेट के ऊपर लिखने के लिए, तो वो सॉफ्ट है, यानी आप इसको किसी चीज़ पे भी रगड़ें तो ये उधर उसके साथ लग के जो है वो यानी सबसे सॉफ्टनेस घिस जाता है या उसके ऊपर अपने निशान छोड़ता है ना। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा आप और हमें बताइएगा कि सबसे पहले ये किसने एक्सप्लोर किया, दरियाफ्त किया कि यहाँ पर इतना कीमती मिनरल मौजूद है? जी सर, ये मेरा नाम मोहम्मद यूनुस तनोली। ये यहाँ पर 1918 की दरियाफ्त है ये। अच्छा जी, 1918 में, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि 1918 में हमारे गांव में मेरे बिल्कुल पड़ोस में एक हिंदू रहते थे।
तो वो उस वक्त सर के ऊपर मतलब वो एक तोड़ा मतलब रख के यहाँ से ओपन होता था, ये नीचे थोड़ा है वो ना, तो वो जगह तो बहरहाल वो सर पे ले जाता था। उस वक्त ये गाड़ियों की सहूलत, ये शेरवान रोड भी निकला हुआ नहीं था ना, तो वो ले जाता था वहाँ से। उस वक्त में जो खाने पीने की चीज़ें आइटम लाते थे, जैसे कि खंड हो गया, ये मतलब उस ज़माने का जो भी फूड आइटम थे वो ले के आते थे। तो हमारे चूँकि जो बुज़ुर्ग आबाओ अजदाद वाबस्ता थे इससे, ज़िम्मेदारा से, उनका तो मतलब ज़िम्मेदारी थी। तो ये चीज़ वो हिंदू ने मतलब शुरू की हमारे गाँव से। अच्छा, नीचे मार्केट में जाके वो बेच के आता था? जी, बेच के। उस वक्त हवेलियाँ बाजार होता था, बाजार पत्थर की शक्ल में। जी, तो वो बेचता था। अल्लाह पाक जन्नत है, मेरे वालिद साहब ये मुझे हमें बताते कई मरतबा उन्होंने ये बात हमें बताई कि बेटा इस तरह हिंदू था। तो हम लोग उस वक्त नहीं समझते थे ये क्या चीज़ है, क्या है। तो बहरहाल ये सफ़ेद पत्थर आम था, तो ओपन भी होता था। बिल्कुल। तो उसके बाद ये 1955 में बाकायदा इस एरिया को लीज किया गया, पाकिस्तान बनने के बाद मतलब 555 के हिसाब से, जैसा कि डायरेक्टर साहब जानते हैं, मतलब वो लीज है फिरोज मैनिक की। तो वो 1955 में ये लीज हुआ एरिया। उसके बाद फिर वो पता चला कि इतना कीमती खजाना इन पहाड़ों में है जिसको कहा जाता है सोपस्टोन। तो जी, आज के प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में हमने फोकस किया डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की हिस्ट्री, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में तो तकरीबन जितने हमारे देखने वाले हैं और टूरिस्ट हैं उनको पता है एबटाबाद से गुज़र के ही वो जाते हैं। एबटाबाद के जो पिकनिक स्पॉट हैं जैसे लियासी मस्जिद हो गया, ठंडा पानी हो गया, शिमला पहाड़ी हो गई, इनके बारे में तो उनको पता है। लेकिन हमारे प्रोग्राम का क्योंकि मकसद पहाड़ों के सफ़र का वो होता है कि उस शहर और दूर दराज के पहाड़ों में जाके अनएक्सप्लोर्ड साइट को एक्सप्लोर करना। और हमने एबटाबाद सिटी के अंदर ऐसे पॉइंट एक्सप्लोर किए जो टूरिज़्म और टूरिस्ट की नज़रों से ओझल रहे हैं, जैसे बिल्कुल सिटी के वस्त में वो जगह, क्योंकि जो मौसम है ना जी, ये गलियात और एबटाबाद का हमारे नादरन ज़रिए का, उसकी तो अंग्रेज़ ने भी तारीफ़ की है। कैप्टन जेम्स एबट जो बाद में मेजर जनरल तक पहुँचे हैं रैंक पर, वो भी उस वक्त अंग्रेज़ साम्राज्य में, अंग्रेज़ राज में, ये जो डिस्ट्रिक्ट था, डिस्ट्रिक्ट हज़ारा इसको कहा जाता था, जो अब मुकम्मल डिवीज़न बन चुका है, उसकी उन्होंने अपनी नज़म में जाते हुए तारीफ़ की। और इसी तरीके से हमें यहाँ का आके मालूम हुआ कि शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 40 दिन एबटाबाद में रहे हैं, और जिस मुकाम पर बैठ के उन्होंने सरबन चोटी के ऊपर नज़म लिखी, वो भी क्या बात है। उसमें भी उन्होंने अक्कासी की, यहाँ के एबटाबाद की खूबसूरती की, नाज़र कशी की अपनी शायरी में, इस माउंटेन्स एरिए के, यहाँ के जो चिनार के दरख्त हैं उसके, और वेदर की। इसके अलावा हम लेके गए आपको पहाड़ों में, और हमने आपको दिखाया कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से वो सोपस्टोन निकल रहा है जिसको यूरोप तक एक्सपोर्ट किया जा रहा है, चाइना भी जा रहा है, और जितनी कॉस्मेटिक्स और इसके अलावा पेपर बन रहे हैं, इसके अलावा और डेकोरेशन पीस बन रहे हैं, और इसी तरीके से एज ए फिलर यूज़ हो रहा है मेडिसिन में, वो यही खिता है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का, ये पहाड़ी सिलसिला। और उसके बाद कोरम भी आता है। ये दो वो पहाड़ी सिलसिले हैं जिसने कुदरत ने इनको बेशुमार मादुनियात से नवाजा है, और उसमें से एक मिनरल ये सोपस्टोन है जो इस वक्त एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की खूबसूरत वादियों से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। कहकशां